नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कागज़ नगर के लोकल समाचारों में। आज तारीख है 26 मई 2025 की और कागज़ नगर में क्या क्या आज के समाचार रहे बताने के लिए आ गया हूं मैं आपका दोस्त कौशिक। और इस वीडियो को मैंने ही आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो दोस्तों, इससे पहले कि न्यूज़ शुरू करूं, आप लोगों से एक प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी तो आप लोगों को पता ही है, मैं रोज़ बता ही रहा हूँ। अब से व्हाट्सएप से न्यूज़ भेजना बंद हो गया है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब मार के बेल क्लिक कर लीजिए, आपको न्यूज़ तुरंत मिल जाएगी नोटिफिकेशन के द्वारा। बहुत लोग पूछ रहे थे ये बोर्ड किस लिए है, क्या है उसमें लिखा हुआ। दरअसल मैं अभी एक चैनल शुरू करने जा रहा हूँ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, तो उसके विषय में जब थोड़ा सा प्रोग्रेस होगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस से। शुरू हुई बारिश, स्पेशल ध्यान कैंप में पेद्दावागु में मिली बॉडी, पकड़ा गया गांजा, बाघ शिकारी गिरफ्तार, 60 लाख की नकली बीज जब्त, कांग्रेस को बाय बाय। तो दोस्तों, बारिश शुरू हो चुकी है और ध्यान रखिए, बाहर निकलने से परहेज़ कीजिए। और वैसे भी सुनने में बहुत आ रहा है कोविड वगैरह, तो काढ़ा वगैरह पीने का टाइम चालू हो गया है, भले ही गर्मी अभी भी जारी है फिर भी। साथ ही साथ कागज़ नगर में आज बारिश हुई है। आस पड़ोस के इलाके भटपली, कोसनी, चिंतागुड़ा, ईसगांव सब जगह बारिश गिर रही है। और बारिश से खतरनाक है दोस्तों आकाशीय बिजली, लगातार बिजली कड़कती ही जा रही है, तो बाहर निकलने से थोड़ा परहेज कीजिए। साथ ही साथ अभी करंट है तो फटाफट से फ़ोन इत्यादि सब कुछ चार्ज करके रख लीजिए। फ़ोन, पावर बैंक और क्या क्या आपको ज़रूरी चीज़ें हैं सब चार्ज करके रख लीजिए। बहुत ही हल्की बारिश है, फिर भी भिगा तो रही है लोगों को। दूसरी खबर पे आते हैं, जो कि है स्पेशल मेडिटेशन कैंप से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, योगा कैंप आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, जहाँ पे लोगों को जो है योग प्राणायाम वगैरह कराए जाते हैं, लेकिन मेडिटेशन का कैंप आज तक शायद ही कभी कागज़ नगर में लगा होगा। जी हाँ दोस्तों, बात है सरसिल्क कॉलोनी की, जहाँ पे रामकृष्ण विवेकानंद सेंटर में जो है स्पेशल योगा प्लस मेडिटेशन कैंप रखा गया था। और इस कैंप को रखने के लिए जो है हैदराबाद से आए थे श्री नरसैया जी, वो हैं श्री रामाचंद्रा मिशन से जुड़े हुए व्यक्ति। और रामाचंद्रा मिशन जो है वो जगह जगह पे ऐसे मेडिटेशन कैंप लगाती है। और चूंकि कागज़ नगर एक ऐसा इलाका है जहां तेलुगु थोड़ी कम और हिंदी ज़्यादा चलती है, तो इसके लिए उनके सहायक बन के आए थे हमारे प्रिय दर्शक है, भारत क्लॉथ स्टोर के मालिक है श्री राजेश खिलवानी जी, तो वो भी साथ में आए थे। करीब 30-40 महिलाएं जो है इस मेडिटेशन कैंप में आई थी। और लगातार 3 दिन तक जो है ये शिविर चलता रहा, जहाँ पे मेडिटेशन से जुड़े बहुत सारी चीज़ें जो है सिखाई गई हैं। अगर आप लोग मेडिटेशन में भी उस्ताद बनना चाहते हैं तो जो है यूट्यूब वगैरह में बहुत सारे आपको क्लिप्स मिल जाएंगे, वो सब ज़रूर देखिए। मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। योग प्राणायाम करने से आपका शरीर यानी हार्डवेयर तो अपडेट रहता है, लेकिन मन को यानी सॉफ्टवेयर को अपडेट रखने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। दिन में कम से कम 2-4 मिनट 5 मिनट मेडिटेशन करना ही चाहिए दोस्तों। इससे क्या होता है, आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट होने लगता है। साथ ही साथ ऐसा भी है दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, इंसान चाहे तो 24 घंटा या उससे ज़्यादा आंखें खुली रखकर काम कर सकता है। बहुत विपरीत परिस्थिति आने पे 2-2 3-3 दिन लोग जग के रह सकते हैं, लेकिन चाहकर भी आप अपने आंखों को बंद करके नहीं रख सकते 2 मिनट 4 मिनट अपनी मर्जी से। सो करके इंसान तो ऐसा कर लेता है, लेकिन खुद की मर्जी से जबरदस्ती अपनी आंखों को बंद करना इम्पॉसिबल है। 2 मिनट आप कुछ सोचते बैठ जाओ, आपका जो है दिमाग कहीं ना कहीं चले जाता है। तो इसको मास्टरी कीजिए। पहले 15 दिन 20 दिन जो है आधा मिनट 1 मिनट 2 मिनट ऐसे करके जो है धीरे धीरे मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। अब आते हैं तीसरी खबर पे, जहाँ पेद्दावागु में जो है एक बॉडी मिली है। आप लोगों को जो है मैं पूरी डिटेल नहीं बता सकता, क्योंकि इससे जो है हमारा कम्युनिटी गाइडलाइन जो है यूट्यूब का वो मार खा जाता है और वीडियो हमारी बैन हो जाती है। तो ऐसे में बता दूं कि एक 16 साल का युवक है जो कि भटपल्ली गांव से गायब हुआ था। आज जो है उसकी मिल गई है। अब समझ लीजिए, मैं पूरी बात बता भी नहीं सकता। पेद्दावागु में अंडा वैली ब्रिज के पास में, तो पुलिस को जो है दे दिया गया है उसको, और पूरी अभी छानबीन वगैरह जारी है कि कैसे क्या हुआ, ये लड़का कैसे गायब हुआ और कैसे इसका जो है बॉडी मिला है पेद्दावागु में। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसके बाद गांजा पकड़ा गया है। करीब 90,000 रुपए का गांजा पकड़ा है दोस्तों कागज़ नगर की पुलिस ने। एक बहुत ही बड़ा टास्क बताया जा रहा था कि ये महाराष्ट्र से लाया जा रहा था अपने इलाके में। तो लाते समय जो है पुलिस ने लोगों को पकड़ लिया है, उन लोगों के ऊपर केस बुक हो गया है, गांजे को ले जाके नष्ट कर दिया गया है। न सिर्फ गांजा बल्कि पुलिस ने एक और कारनामा किया है, नकली बीज भी बरामद की है। लेकिन इतनी उतनी नहीं, 60 लाख रुपए की नकली बीज दोस्तों। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, 60 लाख रुपए की कपास की नकली बीज जो है कागज़ नगर पुलिस ने पकड़ ली है। एक गाड़ी में ये ले जाया जा रहा था। इसको असली वाले कपास के बीज के साथ मिक्सअप करके किसानों को बेचने का प्लान
चल रहा था। आप सोच के देखिए 60 लाख रुपए का नकली बीज कितना ज़्यादा होता है। बढ़ते हैं अगली खबर पे, जहां पुलिस ने एक और कारनामा किया है। मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले न्यूज़ में बताया था कि एक टाइगर मरा है दोस्तों पेंचिकल पेट के जंगलों में, और जानबूझ के जब वो मिला था तब उसकी बॉडी पे खाल नहीं थे, नाखून नहीं थे, सिर्फ जो है उसके अस्थि पंजर ही प्राप्त हुए थे। बाद में थोड़ा सा जो है पूछताछ और जांच की गई तो उसका जो है टाइगर का खाल और नाखून जो है वो दहेगांव के पास में चिन्ना रासपल्ली गाँव में बरामद हुआ है। वहाँ से इसको बरामद किया गया था, ऐसे ही पड़ा हुआ था। बाद में पुलिस ने जांच की तो करीब 30 लोगों को जो है शक की बिना पे रिमांड पे लिया गया है। अब इन लोगों के साथ पूछताछ होगी। जो लोग पकड़े जाएंगे टाइगर के शिकार के मामले में, दोस्तों छोटा मोटा मामला नहीं है, हमारे राष्ट्रीय पशु टाइगर का यहाँ पे शिकार किया गया था। एक करंट का जो है फेंस बनाया गया था जिसमें पैर रखते ही टाइगर को करंट लग गया और वो खत्म। तो ऐसे में जो है बड़ा केस बनेगा, क्या होगा क्या नहीं, आगे कुछ डेवलपमेंट मिलता है तो आपको बताऊंगा। अब आते हैं दोस्तों आज की आखिरी और इम्पोर्टेंट खबर पे। जी हाँ दोस्तों, कागज नगर के राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। क्या है सब कुछ विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा, एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है आधी अधूरी खबर जो है ना वो अफवाह होती है, और मैं नहीं चाहता कि हमारे दर्शक अफवाह के बिना पे जिए। सारी खबर आपको A to Z बताऊंगा, इसलिए थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, ध्यान से सुनिएगा। ये शुरू होता है कार्यक्रम MLC इलेक्शन से। जी हाँ दोस्तों, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन हुआ था, एक टीचर्स कैटेगरी का और एक डिग्री ग्रेजुएट कैटेगरी का। तो दोनों में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, आप लोगों को पता ही है। ऐसे में जो ग्रेजुएट इलेक्शन हुआ था उसमें एक जने खड़े हुए थे, उनका नाम था प्रसन्ना हरिकृष्णा। जी हाँ दोस्तों, प्रसन्ना हरिकृष्णा की ये स्टोरी है, उन्होंने ही ये जो है उलटफेर कागज नगर में लाया है, इसी के बारे में मैं बताऊंगा। तो पूरा जरूर सुनिएगा। प्रसन्ना हरिकृष्णा एक्चुअली एक कॉलेज में लेक्चरर हुआ करते थे, ये गवर्नमेंट कॉलेज में, और बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है उनकी। बहुत सारे बच्चों को उन्होंने खुद पढ़ाया है। बच्चे IIT क्रैक किए हैं, NEET क्रैक किए हैं, बाहर पढ़ने के लिए गए हैं। बहुत सारे बच्चे UPSC क्रैक करके कलेक्टर वगैरह बने हैं। तो एक अच्छी खासी जो है उनकी फैन फॉलोइंग है। करीमनगर में कहीं पढ़ाते थे ये। खैर तो सर के नाम से ज़्यादा फेमस है, हरिकृष्णा सर के नाम से इनको बुलाया जाता है करीमनगर में। अब हरिकृष्णा सर के दिमाग में क्या आया कि देखिए एक RS प्रवीण कुमार नाम का कैंडिडेट बड़ा हो रहा है हमारे तेलंगाना में। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे बड़े बड़े एग्जामिनेशंस क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया हरिकृष्णा सर की स्टोरी, वैसे ही RS प्रवीण कुमार क्या किए थे, स्वेरो नाम का एक इंस्टीट्यूट शुरू किए थे। और स्वेरो में क्या होता था, फ्री में जो दलित बच्चे हैं यानी SC कास्ट के बच्चे हैं उन लोगों को फ्री में कोचिंग मिलती थी। वो बच्चे बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई करते थे और वैसे करके जो है बहुत सारी सुविधा ला के देते थे RS प्रवीण कुमार। तो जो है धीरे धीरे फेमस होते चले गए दलित बच्चों के अंदर, और प्रवीण कुमार सर के नाम से वो फेमस हो गए। अब क्या हुआ, ये जो प्रसन्ना हरिकृष्णा साहब है, इनको लगा कि पर्टिकुलर एक दलित कैटेगरी को जो है उठा रहे हैं और मतलब बड़ा कर रहे हैं, तो इतना फेमस हो रहे हैं प्रवीण कुमार सर, तो मैं क्यों ना अपना एक ऐसा ही इमेज सेम टू सेम क्लियर करूं। वैसे स्वेरो में खुद तो पढ़ाते नहीं थे RS प्रवीण कुमार सर, लेकिन प्रसन्ना हरिकृष्णा खुद अपने हाथों से बच्चों को पढ़ाते थे, इसलिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल थे। साथ ही साथ वो है BC कास्ट के, BC कास्ट 4 गुना बड़ा है SC कैटेगरी से, तो उनको लगा क्यों ना इसका पॉलिटिकल एडवांटेज उठाया जाए। तो RS प्रवीण कुमार को टक्कर देने के लिए हरिकृष्णा ने क्या किया, MLA नहीं MLC लेवल का बड़ा इलेक्शन लड़ा। अब वो इलेक्शन लड़ने के लिए पहले गए BRS पार्टी में, टिकट पूछा तो उन्होंने सिरे से ना कर दिया। BRS पार्टी ने कहा कि भैया हम MLC इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ना किसी को लड़ा रहे हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। फिर उसके बाद वो गए, एक कम्युनिस्ट पार्टी की एक संस्था है हमारे तेलंगाना में, PRTU नाम से, प्रोग्रेसिव रिकॉग्नाइज्ड टीचर यूनियन। तो PRTU को उन्होंने अप्रोच किया, कहा कि देखो मैं एक सरकारी टीचर हूँ, मुझे आपके टिकट से इलेक्शन लड़ना है टीचर्स कोटे से। तो PRTU ने कहा नहीं भाई, हम नहीं दे सकते, हमारी ऑलरेडी सेटिंग हो गई है, हमारा एक बंदा वारंगल से लड़ रहा है, बस हम वहीं पे लड़ेंगे और कहीं पे भी नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, बात करते करते अचानक से BRS पार्टी के जो सेकंड लीडर हैं हरीश राव, तन्नीरू हरीश राव, मालूम होगा KCR साहब के भांजे हैं, तो तन्नीरू हरीश राव ने एक ऑफर दिया कि आप एक काम करो, हम BRS से नहीं लड़ रहे, किसी को नहीं लड़ा रहे, आप एक काम करो, अंदर खाने BRS पार्टी के लोगों को अपने साथ लेना शुरू करो और इंडिपेंडेंट लड़ो।
तो हरिकृष्णा ने वही किया। जो करीमनगर के मेयर थे पहले बीआरएस पार्टी की तरफ से, एक सरदार साहब है, उनको लिया, पीआरटीयू वालों को लिया कि भाई आप लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे हो, मेरा सपोर्ट करो, मैं आप लोगों के पीछे खर्चा वर्चा करूंगा, मेरी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है करीमनगर में और बहुत सारे बच्चे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, तो मैं अच्छा खासा इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। तो उन्होंने जो है इलेक्शन के लिए फॉर्म भर दिया। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंट अगर लड़ूंगा, अलमारी, तलवार, ताला, चाबी, कुछ की एक हमें वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, इलेक्शन सिंबल, उससे अच्छा है एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ूं जिसका सिंबल लोगों को याद रहे। तो उन्होंने क्या किया, बीएसपी की तरफ से टिकट लेकर के इलेक्शन को लड़ा। तो जैसे आरएस प्रवीण कुमार एमएलए इलेक्शन लड़े थे, ठीक उसी तरीके से प्रसन्ना हरिकृष्णा ने एमएलसी इलेक्शन लड़ा। और उन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको साइड में रख दिया गया है, उनसे मिलके नेगोशिएशन चालू किया कि आप लोगों को कांग्रेस पार्टी पूछ नहीं रही है, आप हमारे साथ जुड़ जाओ। तो ऐसे में वो कागज नगर आते हैं और कोनप्पा साहब से मिलते हैं कि भैया आपको कांग्रेस पार्टी पूछ नहीं रही, आप साइड में पड़े हुए हो, आप मुझे सपोर्ट करो, मैं जो है आप लोगों को जो है एमएलसी बनने के बाद कुछ ना कुछ उद्धार करके दूंगा। खैर कोनप्पा साहब बेजूर गए और फटाफट से एक प्रेस स्टेटमेंट दे दिए कि यहाँ प्रसन्ना हरिकृष्णा एक अच्छा आदमी है, टीचर है, बहुत सारे बच्चे फैन फॉलोअर्स है, उनको सपोर्ट करो। और कोनप्पा कैडर ने उनको सपोर्ट भी किया। बाद में क्या हुआ, एमएलसी इलेक्शन हो गया, हरिकृष्णा इलेक्शन हार गए। खैर अभी वो आए कागज नगर। कल आने के बाद में एक जंक्शन एरिया है डब्बा नाम का, चिंतल मानेपल्ली मंडल में पड़ता है, वहाँ से कागज नगर भी नज़दीक, बेजूर भी नज़दीक, मानेपल्ली में तो है ही, कौटाला भी नज़दीक, तो एक सेंटर पॉइंट है वो हमारे सिरपुर तालुके का। तो डब्बा गांव में एक राइस मिल इन लोगों ने बुक की और हरिकृष्णा साहब वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद में कोनप्पा साहब ने वहाँ एक मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद कोनप्पा साहब ने स्टेटमेंट दे दिया कि देखो भैया, कांग्रेस पार्टी में 9 महीने से हूँ, कांग्रेस पार्टी एज एन एक्स एमएलए मुझे कोई इज्जत नहीं दे रही है, उनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कलेक्टर आ रहा है, सीता आ रही है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, मुझे कोई मान मर्यादा के साथ नहीं बुला रहा, ऐसे में मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूँ। फिर एक बंदे ने उनको पूछ लिया, कोनप्पा साहब सुनने में आ रहा बीआरएस पार्टी में जा रहे, तो वो बोले देखो भाई, मैं तो केसीआर से कभी कोई कुछ बोला नहीं और उनके खिलाफ मैं कुछ बोला नहीं, मेरा तो मानना है कि जितना भी डेवलपमेंट हुआ है तेलंगाना में केसीआर साहब के कारण हुआ है और उनसे मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। हाँ, मुझे एक व्यक्ति ने बहुत पर्सनल गालियां दी, अब वो व्यक्ति बीआरएस में जुड़ गया, इसलिए मैं गुस्से में बीआरएस से बाहर आ गया। आई थिंक आपको समझ गया होगा कि आरएस प्रवीण कुमार की बात कर रहे हैं। खैर अब कोनप्पा साहब ने कहा देखो, राजनीतिक वश में मैं कहीं पे भी कभी भी जा सकता हूं, नहीं भी जा सकता हूं, इंडिपेंडेंट रह सकता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो फिर पलट के कभी नहीं जाऊंगा। ये स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया। आपको होना तो वो वीडियो अभी मैं दिखा भी देता हूं, एक बार देख लीजिए। టీఆర్ఎస్ లో పోతున్నాడని చెప్పి ఇంకేదో చెప్పారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. గత 3 నెలల క్రితమే 4 నెలల క్రితమే చెప్పాం. దాదాపు ఇప్పుడు 9 నెలల కాలం అయింది. మేము ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ యాక్టివిటీస్ లో ఎక్కడ కూడా మేము పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు, ఎక్కడ కూడా పోవట్లేదు. కాబట్టి ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీకి దూరంగానే ఉన్నాం. వాళ్ళు ఏ మీటింగ్ కి మేము అటెండ్ కాలేదు, వాళ్ళు ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమం మమ్మల్ని పిలవలేదు, ఏ అభివృద్ధి కార్యక్రమం కూడా ఈ నియోజకవర్గంలో చేయలేదు. కాబట్టి ఆ ప్రశ్న ఉత్పన్నమే కాదు. మేము ఆ పార్టీకి 9 నెలల నుంచి దూరం ఉన్నాం, ఇంకా కూడా దూరమే ఉంటామని చెప్పి. సార్ టీఆర్ఎస్ లో అంతర్గత మంత్రాలు జరుగుతున్నాయని అపోహ ఉంది. టీఆర్ఎస్ అది వాళ్ళు కుటుంబ వ్యవహారం, నేనేం చెప్తున్నాను, మీరు పోతున్నట్టు ప్రచారం జరుగుతుంది. నేను చెప్పినాను కదా, నేను ఏ కారణం మీద బయటకు వచ్చాను, నాకు కేసీఆర్ నష్టం చేశాడా? కేసీఆర్ దేవుడు అని చెప్పినా, కాంగ్రెస్ లో చేరినాడు స్టేజ్ మీద చెప్పినా, కేసీఆర్ ఇక్కడ చాలా అభివృద్ధి చేశాడు, ఆయన పదాభివందనం అని చెప్పి మీటింగ్ లో చెప్పిన. ఇక్కడ జరిగిందంటే ఎవరైతే నన్ను పర్సనల్ గా తిట్టిండో ఆ వ్యక్తిని టీఆర్ఎస్ లో చేర్చుకున్నానని చెప్పి ఆ కోపంతోనే నేను బయటకు వెళ్ళాను. కానీ నాకు వేరే అక్కడ ఎటువంటి కాంట్రవర్సీ లేదు. నేను కేసీఆర్ కుటుంబం గురించి కానీ కేసీఆర్ గారి గురించి కానీ నాకు ఎటువంటి రెండో అంశం లేదు. రానున్న రోజులకి ఏదైనా జెండా పట్టే అవకాశం ఉన్నాయా? చూద్దాం, రాజకీయ పరిస్థితుల్లో ఏ రకంగా పోవాల్సి వస్తే పోతాం, కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో మాత్రం ఈ వరకు రాసుకొచ్చాలి. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोनप्पा साहब इंडिपेंडेंट आ चुके हैं, कांग्रेस पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं। इससे पहले वो लगातार इंद्रकरण रेड्डी के साथ में रहते थे, जो कि निर्मल के एमएलए थे, मंत्री थे, बड़े थे, बोलते हैं कि वो गुरु चेले की रिश्ता है दोनों में। अब सीधी सीधी बात, इंद्रकरण रेड्डी साहब को साइड में रख करके प्रसन्ना हरिकृष्णा को सामने लाया गया है कोनप्पा साहब की तरफ से। सीधा मतलब प्रसन्ना हरिकृष्णा अगर बीआरएस में गए तो कोनप्पा को ले जाएंगे, ताकि दोनों का एक ही दुश्मन आरएस प्रवीण कुमार, दोनों का एक ही टारगेट है।
तो आर एस प्रवीण कुमार को काटने के लिए प्रसन्ना हरिकृष्णा कोनप्पा साहब के साथ जा सकते हैं बीआरएस में। ये पहला एक जो है लगाया जा रहा है अंदाजा। दूसरा अंदाजा, प्रसन्ना हरिकृष्णा साहब ऑलरेडी बीएसपी के टिकट पे लड़े थे, हो सकता है कि फिर से कोनप्पा साहब को वो बीएसपी पार्टी में ले आए। तो अब ये दो हो सकते हैं। अभी ये जो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, अभी ये तो कोनप्पा साहब और उनके ग्रुप के लोग ज़्यादा अच्छा समझेंगे। खैर, ये दो अंदाज़ा अभी जो है राजनीतिक हल्के में लगाया जा रहा है। आपका क्या मानना है आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अभी कोनप्पा साहब और हरिकृष्णा साहब इंडिपेंडेंट है, दोनों किसी पार्टी में नहीं है। दोनों क्या करेंगे, कैसा करेंगे, सब कुछ जो है उन लोगों ने प्लानिंग प्रोग्रामिंग करके बातचीत करके रख ली है। एक एक करके वो लोग पॉलिटिकल स्टेप उठाएंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोनप्पा साहब ने कांग्रेस पार्टी को बाय बाय बोल दिया है और ये भी बोल दिया है कि अब वो पलट के कभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे। यहाँ पे रावी श्रीनिवास साहब अकेले पड़ गए हैं, वहाँ दांडे विठल अपना काम कर ही रहे हैं। अब रावी श्रीनिवास का क्या है नेक्स्ट स्टेप, ये भी देखने वाली बात रहेगी। क्या वो कांग्रेस में रहेंगे या मामा के साथ में कहीं और जंप करेंगे। नेक्स्ट चीज़ ये भी देखने वाली रहेगी कि ये जो हमारा सिरपुर का राजनीति है कागजनगर का, कपड़े चेंज करे जैसे लीडर लोग पार्टियां चेंज करते रहते हैं। बीआरएस पार्टी से एमएलसी साहब इसमें कांग्रेस में आ गए, बीआरएस पार्टी से एक्स एमएलए साहब कांग्रेस में चले गए थे। यहाँ रावी श्रीनिवास अलग कांग्रेस में थे, वो ऑलरेडी टीडीपी बीजेपी बीएसपी सब घूम के आ गए। यहाँ अभी जो एमएलए है वो पहले इंडिपेंडेंट थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर बीजेपी में आ गए। क्या वो अभी नेक्स्ट पार्टी चेंज करेंगे? ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, पार्टी चेंज करने का यहाँ पे सिस्टम कागजनगर में चलता जा रहा है। अब एक आम आदमी की बात करता हूँ दोस्तों, जो कागजनगर का एक आम आदमी है, एक वोटर है, वो क्या चाहता है? कागजनगर का वोटर चाहता है कि एक ऐसा व्यक्ति तैयार हो जो पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजी को लेके, एक पार्टी को लेके चलता ही रहे। कागजनगर का व्यक्ति बोर हो गया है इन पार्टी चेंजेस से। कल तक जिस पार्टी को गाली दिया आज उसी में घुस गए, अच्छा नहीं लगता ना। आसमान में पत्थर फेंका लौट के आ गया वाली बात हो गई। सभ्य भाषा में बता रहा हूँ, लोग तो इससे भी बुरी बुरी भाषा में बोलते हैं। खैर, ये चलता रह रहा है। कुछ लोग कोनप्पा को समैया साहब को याद कर रहे हैं कि भैया एक आदमी था जो लड़ा, हमेशा टीआरएस में था, टीआरएस के साथ ही चला गया वो। तो ऐसी चीज़ें अब होने लगी है दोस्तों कागजनगर की राजनीति में। क्या कोई नया लीडर लॉन्च होने वाला है अगले 2-3 साल में? अगर हाँ तो कमेंट में मुझे उसका नाम ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बोलने से डर लगता है तो फ़ोन करके बोल दीजिएगा। तो ये सारी परिस्थितियाँ दोस्तों कागजनगर की राजनीति में हो रही है। ये एक न्यूज़ बहुत लंबी खींच गई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि आपको पूरी खबर एक्सटेंडली मालूम पड़े। लोगों को बस इतना पता है कि कोनप्पा साहब कल डब्बा गांव में मीटिंग किए, कांग्रेस छोड़ दिए, लेकिन प्रसन्ना हरिकृष्णा का एंगल कहाँ से आया, इसमें आर एस प्रवीण कुमार कैसे इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कागजनगर के अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करते चले जाइए ताकि सभी को सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। अच्छा, कल यानी रविवार को मैंने एक लाइव सेशन किया था, अभी आप यहाँ लिंक देख पा रहे होंगे, कागजनगर रेलवे पर। बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और कल यानी मंगलवार को मैं इससे सवाल जवाब वाला सेशन कल करने वाला हूँ, तो उसमें ज़रूर जुड़िएगा। दोपहर को 3 बजे लाइव आऊँगा और जो क्वेश्चंस रह गए थे कल, मतलब कमेंट में आए हुए, मैं उनके जवाब कल वाले वीडियो में दूंगा। रेलवे से जुड़े हुए ही सवालों के जवाब दूंगा। तो ये है दोस्तों कागजनगर के लोकल समाचार। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।